मित्रों, अभी हम लोग रीतिकाल पढ़ रहे हैं। तो रीतिकाल की परिभाषा हमने जान ली है और आज हम लोग पढ़ेंगे रीतिकाल के जो कवि हैं वो कौन कौन हैं। तो पहले कवि आते हैं केशव दास। इनका जन्म है 1555 में और मृत्युकाल 1617 में। इनकी जो रचनाएँ हैं, पहली रचना है रसिक प्रिया जो 1591 में प्रकाशित हुई। यह केशव दास द्वारा रचित सर्वप्रथम रचना मानी जाती है। इसका विभाजन 16 प्रकाशों में किया गया है। इसमें रस एवं नायिका भेद का वर्णन प्राप्त होता है। ये इनकी पहली रचना मानी गई है। दूसरी रचना है आपकी कवि प्रिया जो 1601 में प्रकाशित है और यह हिंदी की प्रथम काव्य शास्त्रीय रचना मानी जाती है। यानी इसमें काव्य शास्त्रों का वर्णन मिलता है, उसे ही काव्य शास्त्रीय रचना कहते हैं। तो कवि प्रिया जो है वो काव्य शास्त्रीय रचना पहली काव्य शास्त्रीय रचना। इसका विभाजन 16 प्रभावों यानी प्रकाशों में किया गया, गलत दिया गया यहाँ पर। इसमें अलंकार को सर्वाधिक महत्व प्रदान किया गया है। यथा उदाहरण के स्वरूप यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुब्रन सरस सुवृत भूषण विननु ना विराजती कविता विनीता बनीता मित। मतलब इसमें कहा गया है कि कविता बिना अलंकारों के सुसज्जित नहीं होती है, जैसे महिलाएं बिना आभूषणों के सुशोभित नहीं होती। इसमें अलंकारों को दो श्रेणियों में बांटा गया है। पहला है सामान्य अलंकार, दूसरा है विशिष्ट अलंकार। इसके अलंकार लक्षण संस्कृत आचार्य दंडी द्वारा विरचित काव्यादर्श पर एवं केशव मिश्र द्वारा रचित अलंकार शेखर पर आधारित है। तीसरी रचना है केशवदास की रामचंद्रिका। यह प्रबंधात्मक श्रेणी के अंतर्गत महाकाव्यात्मक रचना है। मतलब प्रबंधात्मक श्रेणी है, प्रबंध काव्य है ये और महाकाव्यात्मक रचना है ये। इसका विभाजन 39 प्रकाशों में किया गया है और इम्पोर्टेंट जो है ये दिया हुआ है। राम स्वरूप चतुर्वेदी ने इस रचना को छंदों का अजायब घर कहकर गारा है। इसमें रामकथा का प्रबंधात्मक वर्णन किया गया है। आगे रचना है वीर सिंह देवचरित, केशवदास की रचना है जो 1607 में प्रकाशित है। पांचवी रचना है जहांगीर जस चंद्रिका। ये दोनों रचनाएं प्रबंधात्मक श्रेणी की रचनाएं हैं, यानी वीर सिंह देवचरित और जहांगीर जस चंद्रिका। ये दोनों इनके आश्रयदाताओं के प्रशस्ति विषय ग्रंथ हैं, यानी आश्रयदाताओं की प्रशंसा में ये ग्रंथ लिखे गए हैं। आगे है विज्ञान गीता जो 1610 में प्रकाशित है। यह रचना संस्कृत साहित्य में कृष्ण कवि द्वारा रचित प्रबोध चंद्रोदय नाटक पर आधारित है। इसमें प्रतीक शैली में आध्यात्मिक विषय को प्रस्तुत किया गया है। तो विज्ञान गीता है आपकी, जिसमें प्रतीक शैली में आध्यात्मिक विषय को प्रस्तुत किया गया है और संस्कृत साहित्य में कृष्ण कवि द्वारा रचित प्रबोध चंद्रोदय नाटक पर ये कविता आधारित है। आगे है रतन बावनी। यह वीर गाथा काव्य माना गया है। इसमें राजा वीर सिंह और रतन सिंह की वीरता का वर्णन मिलता है। आगे है नखशिख। इस रचना में परंपरागत उपमानों की सहायता से राधा के विभिन्न अंगों का वर्णन किया गया है। केशवदास की रचना है नखशिख। इसमें राधा जी के विभिन्न अंगों का वर्णन मिलता है। आगे है छंदमाला। यह रचना दो भागों में विभक्त है। इसके प्रथम भाग में 77 वार्णिक छंदों एवं द्वितीय भाग में 26 मात्रिक छंदों का वर्णन किया गया है। विशेष तथ्यात्मक बातें कौन कौन सी हैं केशवदास जी के बारे में? केशव ओरछा नरेश महाराज इंद्रजीत सिंह के आश्रय में रहते थे। इंद्रजीत सिंह इन्हें अपने गुरु के रूप में सम्मान देते थे। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है परीक्षा में। ये हिंदी साहित्य के अंतर्गत सर्वप्रथम सर्वांग
सर्वांग निरूपक आचार्य माने जाते हैं। सर्वप्रथम सर्वांग निरूपक आचार्य केशवदास जी माने जाते हैं। ये हिंदी के प्रथम अलंकारवादी कवि भी माने गए हैं। मतलब इनको पहला अलंकारवादी कवि माना गया है हिंदी में। इन्होंने अलंकार की परिभाषा इस प्रकार दी है, जैसे मैंने आपको बताया, सेम टू सेम वही यहाँ एग्जाम्पल दिया गया है। इन्होंने अपनी रचनाओं में कठिन से कठिन शब्दों का प्रयोग किया है, इसीलिए शुक्ल जी ने इनको कठिन काव्य का प्रेत कह के पुकारा है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। कठिन काव्य का प्रेत किसे कहा गया है? केशव दास जी को कहा गया है। इसके द्वारा कहा गया है तो शुक्ल जी के द्वारा। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी रचनाओं में बहुत कठिन शब्दों का प्रयोग किया है। डॉक्टर श्याम सुंदर दास के अनुसार ये रीतिकाल के प्रवर्तक भी माने जाते हैं। यानी रीतिकाल के प्रवर्तक कवि माने गए हैं, शुरुआत करने वाले कवि माने गए हैं। कौन? केशव दास। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है ये। रसों का विवेचन करते हुए इनके द्वारा विवाद एवं आदि नामक दो नए संचारी भाव प्रतिपादित किए जाते हैं। निम्नलिखित 5 रचनाएं इनके द्वारा रचित प्रबंधात्मक श्रेणी की रचनाएं मानी गई हैं। कौन कौन सी रचनाएं हैं जो प्रबंधात्मक काव्यात्मक शैली में हैं? तो पहला है रामचंद्रिका, दूसरी है विज्ञान गीता, तीसरी रतन बावनी और वीर सिंह देवचरित और जहांगीर जस चंद्रिका। तो ये जो रचनाएं हैं ये केशव दास की प्रबंधात्मक श्रेणी की रचनाएं हैं। आगे जानते हैं हम लोग। ये राजा मधुकर शाह से सम्मानित पंडित काशीदास मिश्र के पुत्र थे और ये सनाढ़ ब्राह्मण थे। डॉक्टर बच्चन सिंह ने इनको संस्कृत का क्लासिक पंडित कह के पुकारा है। तो संस्कृत का क्लासिक पंडित कौन है? तो केशव दास है। एक बात मैं बताना भूल गया आपको कि केशव दास जो थे वो मैंने आपको बताया था कि मैंने रीतिकाल को 3 कालों में बांटा गया था, 3 अलग अलग कवियों में। तो रीतिबद्ध के ये कवि हैं, है ना। रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त। तो केशव दास जो है वो रीतिबद्ध के कवि माने गए हैं, प्रवर्तक माने गए रीतिबद्ध कवि के, कविता के। ठीक है। आगे आते हैं हम लोग। बिहारी की बात करते हैं। रीतिकाल के सबसे महत्वपूर्ण कवि माने जाने वाले तो ये रीति सिद्ध कवि हैं। ठीक है। केशव दास रीतिबद्ध कवि हैं और बिहारी रीति सिद्ध हैं। रीतिबद्ध किसे कहते हैं, रीति सिद्ध किसे कहते हैं, मैंने पिछली वीडियो में आपको बता दिया, वहाँ जाकर आप देख लें। जन्म काल इनका है 1595, मृत्युकाल है 1663 ईस्वी। तो इनका जन्म के विषय में कहा गया है, जन्म ग्वालियर जानिए खंड बुंदेले बाल, तरुणाई आई सुखद मथुरा बसी ससुराल। जिनका जन्म काल है ग्वालियर में, लेकिन ये अपने ससुराल मथुरा में बस गए थे। तो इन पंक्तियों के माध्यम से यही बात कही गई है। प्रमुख रचनाएं इनकी हैं। जिनकी एकमात्र रचना है बिहारी सतसई, जो बहुत प्रसिद्ध हुई है बिहारी जी की, जो रीति सिद्ध का कवि माने गए हैं। और इसकी रचना काल है, मतलब बिहारी सतसई की रचना काल है 1662। कुल छंदों का प्रयोग है 1713। प्रधान भाषा है इसकी ब्रज भाषा और काव्य का स्वरूप है मुक्तक काव्य है ये। प्रधान रस है श्रृंगार रस, जिसमें संयोग श्रृंगार की प्रधानता है। तो वियोग श्रृंगार रस भी होता है, श्रृंगार रस का भेद, लेकिन इस रचना में बिहारी सतसई में केवल संयोग श्रृंगार की प्रधानता दर्शाई गई है। मुक्तक काव्य है, 1662 में लिखी गई, ब्रज भाषा में, छंद हैं 713। कवि के संदर्भ में विशेष तथ्यात्मक जानकारियाँ। पिता का नाम है केशव राय। बिहारी जी के पिता का नाम क्या है? केशव राय है। और ये निम्बार्क संप्रदाय के महंत नरहरि दास के शिष्य थे। कौन? केशव राय निम्बार्क संप्रदाय के महंत नरहरि दास के शिष्य। आश्रयदाता कौन थे इनके? जयपुर के कछवाहा वंश के शासक मिर्जा राय सिंह। बिहारी के आश्रयदाता मतलब जिन्होंने इनको आश्रय दिया वो कौन थे? राजा जय सिंह। बिहारी को रीतिकाल का प्रतिनिधि कवि माना गया है, जैसे केशव दास को ही माना गया है। तो वो रीतिबद्ध कवि के कवि हैं, प्रवर्तक हैं, और ये रीति सिद्ध के प्रवर्तक कवि माने गए हैं। दोनों रीतिकाल के ही प्रतिनिधि कवि हैं, केशव और बिहारी जी।
बिहारी द्वारा 1645 ईस्वी में जयपुर आगमन पर रचित निम्न दोहे पर प्रसन्न होकर राजा जयसिंह ने इनको काली पहाड़ी नामक गांव पुरस्कार में दिया था एवं आगे प्रत्येक छंद की रचना पर एक मोहर पुरस्कार में देने का संकल्प भी किया था। तो जयपुर के आगमन पर, ठीक है ना, जब बिहारी जी जयपुर गए थे तो इनके दोहों पर कौन प्रसन्न हो गए थे? राजा जयसिंह, जो इनके आश्रयदाता थे। तो इनको प्रसन्न होकर इन्होंने काली पहाड़ी नामक गांव ही दे दिया और कहा कि आपके प्रत्येक छंद पर मैं एक मोहर दूंगा। नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास इही काल, अली कली ही सो बंधियो आगे कौन हवाल। इनके दत्तक पुत्र, बिहारी की बात हम लोग कर रहे हैं, इनके दत्तक पुत्र कृष्ण कवि द्वारा बिहारी सतसई की सर्वप्रथम टीका लिखी गई। दत्तक पुत्र मतलब गोद लिया हुआ पुत्र। क्या नाम था? कृष्ण कवि द्वारा। तो बिहारी सतसई की सर्वप्रथम टीका लिखी थी। सर्वप्रथम टीका लिखने का कार्य किन्होंने किया? कृष्ण कवि ने किया। बिहारी सतसई की सर्वप्रथम टीका लिखने का कार्य कृष्ण कवि ने बिहारी सतसई के प्रत्येक दोहे पर सवैया छंद बनाया था। कृष्ण कवि ने बिहारी सतसई के प्रत्येक दोहे पर क्या बनाया था? सवैया छंद। जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने बिहारी सतसई की प्रशंसा करते हुए कहा है, संपूर्ण यूरोप में बिहारी सतसई के समक्ष कोई रचना प्राप्त नहीं होती। ये बहुत महत्वपूर्ण है। कई बार ये प्रश्न आ चुका है कि जॉर्ज ग्रियर्सन का कथन क्या है। तो संपूर्ण यूरोप में बिहारी सतसई के समकक्ष कोई रचना प्राप्त नहीं होती। तो ये बिहारी सतसई की प्रशंसा में ग्रियर्सन ने कहा था। बिहारी सतसई की भूमिका रचना में डॉक्टर पद्म सिंह शर्मा ने बिहारी सतसई को शक्कर की रोटी कहकर पुकारा है। हिंदी साहित्य में देव बड़े या बिहारी नाम से एक विवाद चला था। इस विवाद के वास्तविक जन्मदाता मिश्र बंधु माने जाते हैं। तो मिश्र बंधुओं ने विवाद चलाया था कि देव यानी केशव दास बड़े हैं या बिहारी बड़े हैं, तो कौन बड़े हैं। तो इस पर जो है बहुत विवाद चला था। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने बिहारी सतसई को रसिकों के हृदय का घर नाम से संबोधित किया है। जैसे आपके वहाँ पर कहा गया था, शुक्ल जी ने कठिन काव्यों का प्रेत किसे कहा था? केशवदास को कहा था। वहीं पर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने बिहारी सतसई को क्या कहा है? रसिकों के हृदय का घर कहा है, क्योंकि इसमें संयोग श्रृंगार रस का अधिकतर प्रयोग मिलेगा आपको। सूरदास एवं बिहारी दोनों ने ही नायिका के रूप में राधा का वर्णन किया है। ध्यान देंगे आप, सूरदास जी के बारे में आप जानते हैं और बिहारी में जानते हैं आप। तो दोनों ने नायिका के रूप में राधा जी का वर्णन किया है, परंतु सूरदास की राधा मूक है यानी चुपचाप रहती है, और वहीं बिहारी की राधा जो नायिका के रूप में है वो वाचाल है, बहुत ज़्यादा बोलती है। ध्यान रखेंगे आप। तो सूरदास की राधा मूक भाषा में बोलती हैं और बिहारी की जो राधा है जो नायिका के रूप में है वो वाचाल भाषा में बोलती हैं, बहुत ज़्यादा बोलती हैं। बिहारी सतसई में श्रृंगार रस का अधिक प्रयोग हुआ है, मैंने बताया आपको। जैसे आपने केशव दास के बारे में पढ़ा तो उन्होंने भी श्रृंगार रस का ज़्यादा प्रयोग किया है। ऐसे रीतिकाल में जो भी कवि हुए ना, उन्होंने अधिकतर रस के रूप में श्रृंगार का ही प्रयोग किया है। ये उसकी कमियाँ ही कह लीजिए हैं। तो बिहारी सतसई में श्रृंगार रस का प्रयोग हुआ है, परंतु इन्होंने भक्ति एवं नीति से संबंधित पद भी इस रचना में जोड़े, यानी भक्ति से संबंधित, ईश्वर भक्ति से संबंधित, और नीति यानी मोरल वैल्यू से संबंधित भी पद लिखे। जैसे आप देखिए यहाँ पर ये जो रचना है ये राधा जी के बारे में लिखा गया है। तो बिहारी ने लिखा है, ये इसमें भक्ति रस का प्रयोग है। ठीक है। मेरी भावबाधा हरो राधा नागरी सोए, जा तन की झाई परे श्याम दूर हरित दुती हो। ये परीक्षा में कई बार पूछा गया कि इनकी रचना है ये। ठीक है ना। और कई बार इसके बारे में और भी प्रश्न बने हैं, सेकंड ग्रेड में भी इसके क्वेश्चन आए हुए थे। यह बिहारी सतसई का प्रथम ग्रंथ है। ये जो है ना, आप जो मैंने पढ़ा अभी पंक्ति, तो ये बिहारी जी की बिहारी सतसई का पहला छंद है ये,
जो मंगलाचरण रूप में प्रस्तुत किया जाता है। यानी राधा का इसमें राधा जी का वर्णन है, राधा जी का गुणगान है कि हे राधा जी मेरी बाधा क्या कर लो, हर लो। नीति नर की अरु नल नीर की गति एके करी जोय, जेतो नीचो हवे चले तैत ऊँचे होय। तो इसमें नीति परक पंक्तियाँ दी गई हैं। कहने का मतलब ये है कि उन्होंने श्रृंगार रस का प्रयोग किया कविताओं में, और भक्ति से संबंधित और नीति संबंधित भी कविताएं उन्होंने लिखी हैं। बिहारी सतसई की फारसी टीका की बात करते हैं तो फिरंगी सतसई आनंदी लाल शर्मा जोशी द्वारा लिखी गई है। सतसई परंपरा का सर्वप्रथम ग्रंथ है। हाल जो लिखा है, हाल कवि ने लिखा है, जिनकी रचना है गाहा सप्तशती। तो सतसई परंपरा का पहला ग्रंथ आपका बिहारी सतसई नहीं है, बल्कि गाहा सप्तशती है, जो लिखा है कि इन्होंने कवि हाल ने लिखा है। बिहारी सतसई का प्रत्येक दोहा किसी न किसी गंभीर अर्थ को अवश्य प्रकट करता है। यह रचना गागर में सागर भर देती है, अर्थात थोड़े में ही बहुत अधिक प्रकट कर देती है। किसी कवि ने इसकी प्रशंसा में लिखा है, किनकी प्रशंसा में लिखा है, बिहारी सतसई की प्रशंसा में लिखा है कि सतसैया रे दोहरे ज्यो नावक के तीर, देखन में छोटन लागे घाव करे गंभीर। यानी दिखने में बहुत छोटा है लेकिन इसका प्रभाव बहुत ज़्यादा है। तो ये बिहारी सतसई के दोहों के बारे में कहा गया है, क्योंकि उनमें गंभीरता छिपी हुई रहती थी और वो रचनाएं जो थी उसमें गागर में सागर भरने वाली बातें होती थी। बिहारी एकमात्र कवि हैं जिन्होंने ग्रामीण संस्कृति के विरुद्ध घृणा भाव प्रकट किए। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि ऐसे कौन कवि हैं जिन्होंने ग्रामीण संस्कृति के विरोध में घृणा भाव प्रकट किया है। आगे है, रीतिकाल में प्रमुख 3 संप्रदाय प्रचलित थे। पहला अलंकार, दूसरा है रस, तीसरा है ध्वनि। तो बिहारी जी किस संप्रदाय के माने जाते हैं, तो वो है ध्वनि संप्रदाय के कवि। ध्यान देंगे आप, तो बिहारी जी ध्वनि संप्रदाय के कवि माने गए हैं, ना कि रस, ना कि अलंकार। राधा चरण गोस्वामी ने बिहारी को ऐसा पीयूष वर्षी घनश्याम कहा है जिसके उदय होते ही सूर और तुलसी आच्छादित हो जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि बिहारी को राधा चरण गोस्वामी ने क्या कहा है, घनश्याम कहा है। पीयूष वर्षी घनश्याम मतलब ऐसा बादल जो किससे भरा हुआ हो, अमृत से भरा हुआ हो, और जिसके आते ही क्या हो गया, सूरदास और तुलसीदास जैसे कवि छिप गए। इनके उदय होते ही कौन छिप गए, सूरदास और तुलसीदास, मतलब इनके आते ही इन दोनों का समय काल समाप्त हो गया। लाला भगवान दीन ने सूरदास, तुलसीदास और केशवदास के बाद इनको हिंदी साहित्य का चौथा रत्न भी कहा है। तो लाला भगवान दास ने चौथा हिंदी साहित्य का रत्न किसे कहा है, तो बिहारी को कहा है। और 3 कौन है आप देख रहे हैं। बिहारी का प्रेम संबंध दृष्टिकोण यथार्थवादी माना गया है, यानी जिसमें वास्तविकता छिपी हुई हो, ऐसा प्रेम संबंधी दृष्टिकोण उनकी कविता में मिलता है, यथार्थवादी दृष्टिकोण। ध्यान रखेंगे आप। सतसई की प्रशंसा में स्वयं बिहारी ने लिखा है, करी कमाई सतसई भरी अनेक स्वाद। तो उन्होंने खुद अपनी रचना के बारे में ये लिखा है। आगे अगले कवि रीतिकाल के भूषण कवि। जन्म काल इनका 1613, मृत्यु 1715 में हुई, और जन्म स्थान है कानपुर। मूल नाम है आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। ठीक है, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के अनुसार इनका मूल नाम घनश्याम है। किनका, भूषण कवि का, किनके अनुसार, तो देव कवि की रचनाएं हैं। देव कवि का जन्म हुआ 1673 में और मृत्यु 1767 में। जन्म स्थान इटावा में है। नगेंद्र जी ने इनकी रचना 72 मानी है, 15 ही अभी उपलब्ध है। कुछ रचनाएं इनकी इम्पोर्टेंट है। पहला भाव विलास, दूसरा अष्टयाम, तीसरा कुशल विलास, भवानी विलास, प्रेम चंद्रिका, रस विलास, सुजान विलास,
देव शतक, देवचरित्र, शब्द रसायन, सुख सागर, महामाया प्रपंच, राग रत्नाकर, जाति विलास, प्रेम तरंग। ये अखड़ स्वभाव के लिए बहुत प्रसिद्ध हैं। कौन बताइए? हमारे देव कवि, है ना। इसी कारण से इनको कई आश्रयदाताओं के यहाँ रहना पड़ा। हिंदी साहित्य जगत में देव ऐसे कवि एकमात्र हैं जिन्होंने अपनी मौलिक उद्भावनाएं प्रकट की हैं। इनके अलंकार लक्षणों पे मुख्यतः संस्कृत के आचार्य भामा एवं दंडी का प्रभाव पाया जाता है। नरस शास्त्र की विवेचना करते हुए इन्होंने छल नामक नए संचारी भाव को प्रस्तुत किया है। इनकी रचना में पदों का दोहराव प्राप्त होता है, अर्थात पदों में थोड़ा बहुत परिवर्तन करके इन्होंने उसे नया शीर्षक देकर नई रचनाएं लिखी हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र के अनुसार ये हित हरिवंश के अनन्य अनुयायी माने जाते हैं। भूलि कहत नवरस सुकवि सकल मूल श्रृंगार, यह कथन कहकर आचार्य भोजराज की तरह इन्होंने केवल श्रृंगार रस को ही मूल रस माना है। आगे जो कवि हैं रीतिकाल के बहुत इम्पोर्टेंट हैं, घनानंद जी। 1673 में इनका जन्म है, मृत्यु 1760 में। आश्रयदाता कौन है इनके? मोहम्मद शाह रंगीले, जो दिल्ली के बादशाह थे। मोहम्मद शाह रंगीले घनानंद के आश्रयदाता थे। घनानंद इनके दरबार में मीर मुंशी के पद पर प्रतिष्ठित थे। मीर मुंशी। इनकी रचनाएँ हैं सुजान सागर, विरह लीला, लोकसार, रस केलीवल्ली, कृपाकंद, सुजान हित, घनानंद कवित, वियोग वेली, प्रीति पावस, प्रेम पत्रिका, इश्कलता, प्रेम पद्धति, प्रेम पहेली। और ये इनकी रचनाएं हो गई। आगे हम लोग जानेंगे कुछ महत्वपूर्ण बातें। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार घनानंद के द्वारा रचित पद, दोहे, चौपाई, कवित आदि छंदों की संख्या इतनी मानी गई है। तो कितने कितने हैं देखिए। कवित और सवैया हैं 752, पद हैं 157 और दोहे और चौपाइयाँ हैं 2354। देख रहे हैं आप। तो घनानंद ने इतने पद और इतनी चौपाइयों और इतनी कवितों का लेखन किया है, आदि छंदों का लेखन किया है। ध्यान रखेंगे आप। घनानंद रीति मुक्त काव्यधारा के प्रतिनिधि के माने जाते हैं। तो रीति सिद्ध हैं आपके केशव, रीतिबद्ध हैं केशव दास, और आपके रीति सिद्ध हैं बिहारी जी, और घनानंद हैं रीति मुक्त काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि। ये ध्यान रखेंगे, तीनों याद रखेंगे आप। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनको साक्षात रस मूर्ति कहा है और लाक्षणिक मूर्तिमता भी कहा है और प्रेम की पीर भी कहा है। प्रेम की पीर का कवि भी कहा है किनको? घनानंद को। ये इम्पोर्टेंट है, ध्यान देंगे। प्रेम की पीर के नाम से कौन कवि हैं, प्रसिद्ध हैं? तो घनानंद जी। क्यों है ये भी बताया गया नीचे। ये दिल्ली में सुजान नामक किसी वैश्या से बहुत प्रेम करते थे, जिनके वियोग में इन्होंने अपनी रचनाओं में कृष्ण के लिए सुजान शब्द का प्रयोग किया है। ठीक है ना। रचनाओं में कृष्ण के लिए सुजान, और सुजान किसका नाम था? एक वेश्या का नाम था जिससे ये बहुत प्रेम करते थे। सुजान के कारण इनको दिल्ली दरबार से निष्कासित भी कर दिया गया। वहाँ से निष्कासित होने के बाद ये वृंदावन चले गए, जहाँ पर इन्होंने निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षा ग्रहण कर कृष्ण की उपासना की। रीतिकालीन कवियों में घनानंद का श्रृंगार वर्णन सर्वाधिक आकर्षक माना जाता है, क्योंकि यह स्वानुभूत एवं स्वच्छंद पद्धति पर लिखा गया है, क्योंकि उन्होंने स्वयं पर ये अनुभूति की है। ठीक है ना। इसीलिए इनकी कविताओं में श्रृंगार का वर्णन ज़्यादा माना गया है और लोगों को ये आकर्षित भी करता है। रामधारी सिंह दिनकर ने इनके विरह को ही इनकी पूंजी के रूप में स्वीकारा है। वे कहते हैं, विरह तो घनानंद की पूंजी ठहरा। तो रामधारी सिंह दिनकर का ये कथन है। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने घनानंद की समस्त रचनाओं का संपादन घनानंद ग्रंथावली के नाम से किया है। इनके गुरु का नाम वृंदावन देव था। अति सुधो स्नेह को मार्ग है, जहाँ स्नेहू
जहाँ नेकू सयानप बाँक नहीं, ये इनकी प्रसिद्ध मतलब पंक्ति है, ये ध्यान रखेंगे आप। ये घनानंद जी की पंक्ति है। अति सुधो स्नेह, मतलब जहाँ स्नेह प्रेम की बात होगी तो इस प्रेम के पीर कवि की बात यानी घनानंद की बात जरूर होगी। किसी ब्रजनाथ नामक विद्वान ने इनकी प्रशंसा में लिखा है, नेही महा ब्रज भाषा प्रवीण और सुंदरता नेके भेद को जाने। दूसरी पंक्ति है, समुझे कविता घन आनंद की, किया आखिर नेह की पीर तकी। ये ब्रजनाथ नामक विद्वान की प्रशंसा में लिखा है। और भी अन्य कवि हैं रीतिकाल के पहले हैं, यहाँ पर देखिए जो रीतिबद्ध कवि माने गए हैं, ठीक है। जैसे रीतिबद्ध का पहले कवि केशव दास थे, उसके बाद है चिंतामणि जिन्होंने लिखा है कवि कुल कल्पतरु काव्य विवेक रस विलास छंद विचार पिंगल श्रृंगार मंजरी कृष्ण चरित काव्य प्रकाश कविता कवित्व विचार और रामायण। ये तो किनकी रचना है? चिंतामणि त्रिपाठी की। कवि कल्पतरु रचना में काव्य के 10 अंगों का विवेचन किया गया है। श्रृंगार मंजरी इनका नायक नायिका भेद का ग्रंथ है, चिंतामणि त्रिपाठी। आगे हैं कुलपति मिश्र, रस रहस्य संग्राम सार दुर्गा भक्ति चंद्रिका मुक्त तरंगिनी नखशिख। ये जयपुर महाराज राम सिंह के आश्रय में रहते थे। संग्राम सार रचना में महाभारत के द्रोणा पर्व का हिंदी अनुवाद किया गया है। दुर्गा भक्ति चंद्रिका में दुर्गा सप्तशती का पद्यबद्ध अनुवाद किया गया है। कुमार मणि की रचनाएं हैं, देख सकते हैं आप। सोमनाथ की रचनाएं हैं। फिर भिखारी दास की बात करते हैं, इम्पोर्टेंट है इसीलिए। रस सारांश काव्य निर्णय श्रृंगार निर्णय छंदोर्णव पिंगल शब्द नामकोश विष्णु पुराण भाषा सतरंज शतिका अमर प्रकाश। इन्होंने मम्मट के काव्य प्रकाश के आधार पर रस ध्वनि सिद्धांत की स्थापना की। ध्यान देंगे, भिखारी दास ने मम्मट के काव्य प्रकाश के आधार पर रस ध्वनि सिद्धांत की क्या की? स्थापना की। काव्य निर्णय हिंदी साहित्य का सर्वाधिक लोकप्रिय काव्य शास्त्र ग्रंथ माना जाता है। तो सब सर्वाधिक लोकप्रिय काव्य शास्त्र ग्रंथ कौन है? काव्य निर्णय जो किन्होंने लिखा है? भिखारी दास ने। अमर प्रकाश रचना में संस्कृत के अमरकोश का पद्य बद्ध अनुवाद किया गया है। अब रसिक गोविंद हैं, आप पढ़ सकते हैं। तो जो जो इम्पोर्टेंट है मैं पढ़ रहा हूँ, जो नहीं पढ़ रहा हूँ आप नोट कर ले, देख लें आप। अब है रसलीन और तोष कवि का भी कई बार पूछा गया है ना। तो तोष कवि की रचना है सुधानिधि नखशिख विनय शतक। रसलीन ने कौन कौन सी रचनाएँ लिखी हैं? अंग दर्पण और रस प्रबोध। रसलीन का है अंग दर्पण और रस प्रबोध। इनका मूल नाम सैयद गुलाब नबी था। इनका रसलीन का। और ये अच्छे संगीतज्ञ सुयोग्य सैनिक तीरंदाज व घुड़सवार, यानी बहुत अलग अलग कलाओं में ये पारंगत थे। संगीतज्ञ भी थे, सैनिक भी थे, तीर चालक भी थे और घुड़सवार भी थे। ये राम चेतौनी के युद्ध में मारे गए थे। इनके द्वारा रचित छंद यहाँ उदाहरण हैं। अमी हलाहल मद भरे श्वेत श्याम रतनार जियत मरत झुकी झुकी परत जे चितवत एक बार। आगे हैं पद्माकर जी, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। हिम्मत बहादुर विरोधावली पद्माभरण जगत विनोद प्रबोध पचासा गंगा लहरी प्रताप सिंह विरोधावली कली 25। तो ये हिम्मत बहादुरी विरोधावली पद्माभरण जगत विनोद प्रबोध पचासा गंगा लहरी प्रताप सिंह विरोधावली और कली 25 की इनकी रचना है पद्माकर जी की। जगत विनोद इनका प्रसिद्ध रीति ग्रंथ है। कैसा ग्रंथ है? रीति काल में लिखा गया रीति ग्रंथ है जगत विनोद। इसमें कुल 6 प्रकरण हैं एवं 731 छंद हैं।
1803 से 1821 के बीच महाराजा जगत सिंह के आश्रय में ये रचनाएं लिखी गई हैं। ये जयपुर महाराजा प्रताप सिंह के दरबारी कवि भी थे, जिनसे इनको कविराज शिरोमणि की उपाधि भी मिली। किन्होंने दिया? प्रताप सिंह ने दिया इनको कविराज शिरोमणि की उपाधि। किनको? पद्माकर को। ये लक्षण ग्रंथ लिखने वालों में अंतिम प्रसिद्ध कवि माने जाते हैं। इम्पोर्टेंट है कि लक्षण ग्रंथ लिखने वालों में अंतिम कवि कौन है? तो पद्माकर हैं। और भी कवि हैं, आप देख सकते हैं। मतीराम जी, तो मतीराम की रचना है ललित ललाम, अलंकार, पंचाशिका, रसराज, मतीराम सतसई, वृत्त कौमुदी, साहित्य सार, फूल मंजरी, लक्षण श्रृंगार, छंद सागर। फिर से रिपीट कर देता हूँ मैं। ललित ललाम, अलंकार, पंचाशिका, रसराज, मतीराम सतसई, वृत्त कौमुदी, साहित्य सार, फूल मंजरी, लक्षण श्रृंगार, छंद सार, संग्रह। रचनाओं के कोष्टक में उस आश्रयदाता का नाम लिखा, मतलब जिनके आश्रय में इन्होंने रचनाएं लिखी उनका नाम यहाँ लिखा हुआ ब्रैकेट में। ये केवल श्रृंगार रस निरूपक कई माने जाते हैं। ललित ललाम में लगभग 1000 अलंकारों को विवेचन किया गया है। कुवलयानंद अप्पर दीक्षित के आधार पर, ठीक है ना। आगे और भी हैं, देख लीजिए आप। दूल्हा कवि का रचना है कवि कुल्ट कंठाभरण। तो ये रीतिकाल आपका समाप्त होता है। अब हम लोग अगले वीडियो में आधुनिक काल पढ़ेंगे।